मेरी तादीब के बाद उसने एक मरतबा फिर वीरा का नाम नहीं लिया था। सफेद परी के नाम से उसका जिक्र करके ज़हनी लज्जत कशीद करने की कोशिश कर रहा था। कल्हाड़ी बाजी मर्द के रिश्तेदार भी कर सकते। ज़हनी दबाव के आलम में उससे आज़ादाना गुफ्तगू करके मैं अजीब सा हल्का महसूस कर रहा था। मैंने अपनी तरफ से वो सिलसिला ख़त्म करने की कोई कोशिश नहीं की। औरत और मर्द का खरबूजे और छुरी वाला हिसाब होता है। पेशदस्ती कोई भी करे, इज्जत औरत की जाती है और गैरत के नाम पर इसके वारिस हरकत में आते हैं। इस खुशफहमी को अपने जहन से निकाल दो। सुल्तान शाह के गांव में मर्द की इज्जत को भी बराबरी का बल्कि ज्यादा बड़ा दर्जा हासिल है। होगा, जब मैं वहां गया ही नहीं तो मुझे इससे क्या लेना। उसकी हसरत ज़दा आवाज आई। मैं बहुत गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि औरत हो तो ऐसी हो, वरना जिंदगी बेकैफ है। क्या तुम इसके अलावा दुनिया से हर औरत का वजूद मिटा देना चाहते हो? वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। उसने मिसरा पढ़ा और कहा, ये कौन चाहेगा? मैं तो अपनी औरत की बात कर रहा था। मुझे हैरत है कि तुम इतनी देर से किसी ज़हनी बीमार की तरह औरतों का जिक्र किए जा रहे हो और अभी तक सलमा ने तुम्हारी खबर नहीं ली। वो कहाँ है? मुंह फुलाए बाहर कहीं बैठी होगी। मुझे उसके हैरवन फरोश अजमत मामू याद आ गए थे। इनके करतूतों के जिक्र पर वो हमेशा चिराग पा हो जाती है। हंसी के साथ उसकी आवाज़ आई। अपनी बीवी की कमजोरियों को उछाल कर उसे हमेशा कुछ तस्कीन ही मिलती थी। अपने ऐबों की पर्दापोशी के लिए दूसरों की कमजोरियों को उछालना घटियापन के जुमरे में आता है। तुम्हारी हरकतें किसी दिन तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगी। वो अब कौन सा आबाद है? देख लो, वो बाहर बैठी तारे गिन रही होगी। मैं बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हें किस तरह चैन नहीं है? अंदर होती है तो तुम्हें हर वक्त अपने सर पर सवार महसूस होती है। बाहर बैठी हुई होती है तब भी जल भुन रहे हो। अब मैं फोन पर तुम्हें क्या समझाऊं? आओगे तो खुलकर बात करूंगा। वो गहरा सांस लेकर बोला, हम दोनों यहाँ पड़े हुए हैं। बेटा ननिहाल में पल रहा है। पता नहीं वो साले उसकी सही देखभाल भी कर रहे हैं या उसे उसके हाल पर छोड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि अब लाहौर शिफ्ट हो जाऊं। कराची में तुम्हारे सिवा अब अपना और कौन रह गया है? तुम अपने चक्रों में पड़े रहते हो। लाहौर में कम से कम मैं अपने बच्चे की अपने हाथों से परवरिश तो कर सकूंगा। तुमने बहुत अच्छी बात सोची है, लेकिन लाहौर शिफ्ट होने से पहले शराब छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम्हें देखकर तुम्हारा बेटा बचपन से बिगड़ना शुरू हो जाए। मैंने मुखलिसाना मशवरा दिया। इसका हल मैंने सोच लिया है। उसे चुप कर पिया करूंगा। लानत है तुम पर, पीना बहुत जरूरी है। शायद इसके बगैर तुम मर जाओगे। मैंने जरा बरहमी से कहा। तुम इससे बोतल और गिलास छुपा सकते हो, अपनी हरकतें नहीं छुपा सकते। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ज्यादा पी लेने के बाद तुम कैसी कैसी हरकतें करने लगते हो। वो सब ठीक हो जाएगा। उसकी तरफ से बेपरवायाना जवाब आया, जब बेटा दिन रात सामने रहेगा तो मुझे कुछ तो शर्म आएगी ना। यह तुम्हारी बेशर्मी और हठधर्मी है। लाहौर में भी तुम्हारी हरकतें जारी रही तो पूरी ससुराल में तुम बदनाम हो जाओगे। अरे तो वो साले कौन से नेक नाम है यार। चौधरी अजमत मामूद जेल में सड़ रहे हैं। यहाँ रहकर मुझे सलमा को थोड़े थोड़े दिनों बाद ये बात याद दिलाना पड़ती है। वहाँ रहेगी तो सब उसकी आंखों के सामने होगा कि जुबान दराजी को कुदरती ताला लग जाएगा। ज्यादा बोलेगी तो मैं अपनी जुबान से कुछ कहकर गुनाहगार बनने के बजाय उसे मामू अजमत से मिलाने के लिए लाहौर जेल ले जाऊंगा। 2-4 हफ्तों के लिए घर में सुकून हो जाया करेगा। क्या बात है तुम्हारी पारसाई की। काश तुम गुनाहों से इसी कदर दूर होते। बस मैं धोखा खा गया। शैतान की खाला से शादी न की होती तो कम से कम इतना गुनहगार ना होता। अल्लाह से मेरी एक ही दुआ है कि मरने के बाद जन्नत में किसी हूर के भेस में ये मेरे पल्ले न पड़ जाए। इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं होती, मैंने कहा। जनती लोग और ही होती हैं। मैं दुनिया में इतनी सजा काट रहा हूँ, वहां मेरा नामा अमाल बहुत हल्का होगा। लाहौर जाने से पहले सब पहलुओं पर गौर कर लो। मैंने उसे ताकीद की। हो सके तो मेरी वापसी तक तुम दोनों यहीं रहते रहो। मैं आकर तुम्हारा फैसला करूंगा। तुमसे बात करके मेरे दिल की भड़ास निकल गई है। दिमाग हल्का हो गया। मैं रुका रहूंगा। इस बार जहांगीर का लहजा सादत मंदाना था। मैं खुद भी तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वेरी गुड, मैंने उससे पुचकारा। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। इसके दिल का गुबार हल्का हो गया था। मैं भी खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मुझे ये इत्मीनान था कि हमने सारी गुफ्तगू उर्दू में की थी, जिसे सुनकर बैंकॉक का कोई मकामी बाशिंदा कुछ भी समझ नहीं सकता था। दूसरी और अहम बात यह थी कि इस दौरान में जहांगीर ने एक बार भी मेरा या वीरा का नाम नहीं लिया था। जहांगीर ने आपको यहाँ कैसे तलाश कर लिया? फोन पर बात खत्म होने के बाद गजाला ने हैरत से सवाल किया। उसे तो ये नहीं बताया गया था कि हम दोनों पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। वो अब भी यही समझ कर बात कर रहा था कि मैं इस्लामाबाद के किसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। मैंने हंसते हुए जवाब दिया। ये कैसे मुमकिन है? मेरा जवाब उसके लिए मजीद हैरान कुन साबित हुआ। वजाहत पर बात उसकी समझ में आ गई। अच्छा हुआ कि इससे बात हो गई। वो नुक्ता गजाला को समझाने के बाद मैंने कहा, वो बिल्कुल तनहा रह गया है। इसका कोई करीबी साथी नहीं रहा जिससे वो अपने दिल की हर बुरी भली बात कर सके। ये कोई नई बात नहीं है। मैंने शुरू से उसे इसी कदर तनहा देखा है।
बीवी के सिवा कोई दोस्त न गम गुसार, घर में अकेला पड़ा शराब पीता रहता है। यही उसकी जिंदगी और तफरीह बनकर रह गई है। ऐसा आदमी रफ्ता रफ्ता अपने गिरदोपेश से बिल्कुल अलग थलग होकर रह जाता है। गजाला ने चंद फिक्रों में जहांगीर की पूरी जिंदगी का नक्शा खींच दिया। हम 4 दोस्त हुआ करते थे। मैंने माजी में झांकते हुए गहरा सांस लेकर कहा। सब पूरे खलूस के साथ एक दूसरे का दुख दर्द बांटा करते थे। ची ने किसी जहरीले नासूर की तरह हम सबको बर्बाद करके रख दिया। चारों के साथ खुद को शामिल न करें। उसने मेरी बात काट कर एतराज किया। आप किसी भी तरह तनहा नहीं है, किसी आम आदमी से ज्यादा भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। तारिक, नादर, जहांगीर और मैं, हम चारों यहाँ हेरोइन को लाने और फैलाने के जिम्मेदार थे। तारिक को इन लोगों ने खुद मरवा दिया। नादर ने हालात के बेपनाह दबाव से खौफजदा होकर खुदकुशी कर ली। जहांगीर का अंजाम तुम्हारे सामने है। मैंने अपने पिछले गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए ची को तहस नहस करने का बेड़ा उठा लिया। शायद इसीलिए मेरी जिंदगी कुछ ढंग से गुजर रही है। इससे आपकी बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी है। मियाँ बीवी को ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हंसकर आपकी बात सुन लेता है। अब उसे घर जाने का दौरा पड़ा हुआ है। मैंने उसे वहीं रोकने की कोशिश की। हो सकता है कि 2-4 दिन और टिक जाए। आप इसके लाहौर शिफ्ट होने का जिक्र भी कर रहे थे। गजाला ने मुतजस्सिस लहजे में कहा। ऊंट को पहाड़ तले ले जाने की कोशिश करना चाहता है, मैंने बताया। किस ऊंट का जिक्र कर रहे हैं आप? उसने पूछा। तुम्हें याद होगा कि फ्रीडम इंटरनेशनल के चक्कर में सलमा का मामू हेरोइन की स्मगलिंग कर रहा था। उसे लंबी सजा हो चुकी है। इसका ख्याल है कि सलमा अपने मेके से करीब रहेगी तो उसे अजमत मामू हर वक्त याद रहेगा। वो जहांगीर को ताने देना छोड़ देगी। ओह, किस कदर तकरीबी दिमाग है उसका। बीवी को ज़हनी अजियत में मुब्तला करने के लिए लाहौर में आबाद होने का मंसूबा बना रहे। काली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। गोल्डन फार्मेसी तबाह होने के बाद उसकी सोच में बहुत ज्यादा तकरीबी तब्दीलियां आई हैं। उसके चक्कर चलते रहेंगे। तुम मुझे चाय पिलाओ। मेरी गुफ्तगू के दौरान मैं रूम सर्विस का कोई कारिंदा चाय की ट्रे ले आया था जो गजाला ने उससे दरवाजे पर ही ले ली थी। मेरी और जहांगीर की बातों में दिलचस्पी लेने की वजह से गजाला इस ट्रे को भूल गई थी। मेरी याद दहानी पर उसने फौरन चाय बनाना शुरू कर दी। मैं 2 बजने में 5 मिनट पर कमरे से निकल गया। होटल की पुररौनक लाबी से गुजरकर मैं होटल से बाहर निकला ही था कि चाउफान की गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। मास्टर, मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचा हूँ। मेरे सवार होने के बाद उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए फखरी लहजा में कहा। तुम्हें इंतजार करना पड़ा ना मुझे? मैंने कहा। ऐसे कामों में वक्त की पाबंदी सबसे ज्यादा अहम होती है। यहाँ से हम सीधे एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे। मेरे चारों आदमी रास्ते में सुर्ख रंग की गाड़ी भी इंतजार कर रहे होंगे। वो हमारे पीछे हो लेंगे। मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज तुम्हारे साथ लोग बुरी चाहते हुए ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मैं किसी फिल्म के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चुप रहा। उसकी वो नादर ख्याल अंगेजी मेरे किसी तजर्बे की मोहताज नहीं थी। जब उसने मुझे दोनों गाड़ियों में मौजूद हथियारों वगैरह की तफसीलात बताई तो मुझे अंदाजा हुआ कि बैंकॉक के चोर बाजारों में दूसरे दर्जे के हथियारों का चलन नहीं था। बैंकॉक में बड़ा अमरीकी फौजी अड्डा होने की वजह से वहां चोरी के अमरीकी हथियार मकबूल थे। फौज किसी आला मकसद के लिए मुनज़्ज़म हो तो वो एक बहुत मजबूत इकाई होती है जिसका हर रुकन सोचे समझे बगैर अपने बड़ों के अहकाम बजा लाने का आदी होता है। किसी भी फौज के सामने सबसे बड़ा मकसद अपने मुल्क की सरहदों, फिजाओं और साहिलों को दुश्मन की रेशा दवानियों से महफूज रखना होता है। इस मकसद से इनराफ किया जाता है तो जवानों और निचले दर्जे के अफसरों में आज खुद गर्जाना रुझान पनपने लगता है, जिसके जेर असर वो जाती मफादात और तायुश के हसूल के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। ये नफ्स परवरी इनकी आंखों पर पर्दे डाल देती है और वह जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ किए बगैर खुद साख्ता अहदाफ पाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो जाते हैं। मुझे थाईलैंड में मामूर अमरीकी फौजी दस्ते इसी रुझान का शिकार नजर आ रहे थे। इससे पहले चाउफान ने छोटा राजन के नाइट क्लबों वगैरह में धमाके कराने के लिए ऐसे ही 700 और बेशकीमत टाइम बम हासिल किए थे जो इस खित्ते में सिर्फ अमरीकी फौजियों के ज़ेरे असर थे। नई मुहिम में अमरीकी साख्त के हथियारों की तफसील बताकर उसने मेरे इस शुबे को तकवीयत दी थी कि अपने वतन से हजारों मील की दूरी पर मामूर अमरीकी सिपाही मायूसी और बददिली का शिकार हो रहे थे। अमरीकी फौज के मकामी असलहा खानों में चोरियां हो रही थीं। चोरी और गुमशुदगी के बहाने सिपाही अपने हथियार कोड़ियों के मोल मकामी खरीदारों को बेच रहे थे, जो चोर बाजार के जरिए इन हथियारों को भारी मुनाफा पर मुजरिमों और दहशत गर्दों के हवाले कर देते थे। हमारे होटल में टेलीविजन पर BBC और CNN समेत बहुत से चैनल दस्तयाब थे जो दिन रात आलमी खबरें सुनाते और दिखाते रहते थे। इनमें अक्सर थाईलैंड के शुमाली मशरकी इलाके का जिक्र होता था जहां हुकूमत की गिरफ्त बहुत कमजोर थी। इस महरूम, बंजर और उफ्ताद ज़दा इलाके में बागियों का कंट्रोल था और वो आमतौर पर अमरीकी हथियारों से लैस होते थे। सब जानते थे कि इन तक वो हथियार क्यों और कैसे पहुंचते थे।
लेकिन हर फरीक मसलहतों का असीर था। अमेरिकी अपने असलहा खानों में होने वाली चोरियों का एतराफ़ करते थे, न चोर बाजारी करने वाले इस मुनाफा बख्श कारोबार से दस्तबरदार हो सकते थे। सब कुछ बरसों से इसी तरह होता चला रहा था। थाईलैंड के बारे में अहम खबरों के हसूल के मुतअद्दिद ज़राए होने के बावजूद मुझे मकामी खबरों से भरपूर और बरवक्त वाकफियत हासिल नहीं हो रही थी। सबब एक ही था कि बैंकॉक में नशर होने वाले हर थाई चैनल पर अंग्रेजी में खबरों का दुरानिया बहुत मुख्तसर था, जिन पर गहरी सरकारी छाप होती थी। हर खबर की तफसील जानने के लिए अगले दिन के अखबारात का इंतजार करना पड़ा था। वो रही। अचानक चाउफान ने सामने इशारा किया और मुझे स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी में वो सुर्ख कार नजर आ गई जो सुनसान सड़क पर एक किनारे पर खड़ी हुई थी। इतनी रात का ये फायदा होता है, चाउफान अपनी धुन में कह रहा था। शहर की सड़कें जानलेवा ट्रैफिक से खाली हो जाती हैं। शहर की सारी रौनक इन ठिकानों में सिमट जाती है जहां शहर की सेक्स माफिया का राज है। आदमी अपने दिए हुए वक्त पर कहीं भी पहुंच सकता है। मैं देख रहा हूं कि तुम सड़कें खाली होने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। अब तक तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज रही है। मैंने कहा, मास्टर क्या फर्क पड़ता है, ट्रैफिक पुलिस की छुट्टी हो चुकी है, इस वक्त कौन देखता है। देखना या ना देखना अलग बात है, तुम्हें कानून का एहतराम करना चाहिए। वो जोर से हंस पड़ा और बोला, मास्टर ये तुम कह रहे हो? मुझे बताओ कि छोटा राजन के मेहमान के पीछे जाना कौन से कानून की रोज से जायज है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस गुस्ताख और मुंह फट आदमी के मुंह न लगने ही में आफियत थी। वो एक बात में से चार बातें निकालने में कमाल की महारत रखता था। जैसे ही हमारी गाड़ी आगे निकली, सुर्ख कार भी तेजी से हरकत में आ गई। चाउफान ने पीछे से 3 मरतबा डिप्पर का इशारा देकर इन्हें पहले से होशियार कर दिया था। मैंने चाउफान को कानून की बालादस्ती का मशवरा देकर नतीजा देख लिया था। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि आइंदा उसे ऐसी कोई मुतनाज़ बात समझाने की कोशिश नहीं करूंगा जिसकी जद में मेरी जात भी आ रही हो। एक्सप्रेस वे पर पहुंचने तक गाड़ी में खामोशी रही। चाउफान की पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज थी। मैंने सोचा कि वो जमूद ना तोड़ा गया तो वो तवील सफर मेरे लिए सुहाने रूह बन जाएगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे आदमी वाकी टाकी अपने साथ लाए हैं? बिल्कुल लाए हैं, उसने मुस्तैदी से जवाब दिया। तुमने खूब याद दिलाया, अभी इसे चेक करता हूँ। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा स्याह वाकी टाकी निकाला, इसका अंटीना खींच कर बाहर निकाला और फिर अपनी जुबान में कुछ बोलने लगा। इसकी बात पूरी हुई तो दूसरी तरफ की आवाजें सुनाई थी। सब ठीक है मास्टर। उसने खुश होकर मुझे मुतल्ला किया। चारों को देख लो। मैंने कहा, ऐसा ना हो कि इन वक्त पर कोई एक जवाब दे जाए। उसने बारी बारी बकिया तीनों से भी बात कर डाली। पांचों वाकी टाकी सही काम कर रहे थे। उसने अपनी जेब से छठा वाकी टाकी निकाल कर मुझे दे दिया। ये रख लो, शायद तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ जाए। बैंकॉक से एक ही एक्सप्रेस वे शुमाल की तरफ निकलती है जो होटलों के गढ़ से होती हुई बैंकॉक के जदीद तरीन और सबसे महंगे रहायशी इलाके से गुजर कर जंगलों और मैदानों में गुम हो जाती है। वो चाउफान के साथ मेरा पहला सफर था। वो मुझे गिरदोपेश के इलाकों के बारे में बताता जा रहा था। मैं हूं हाँ करके उसकी बेशतर बातें सुनी अनसुनी कर रहा था। एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ बने हुए आलीशान मकानात रात के अंधेरे में भी दूर से देखे जा रहे थे। शहर के उमरा और रुआसा से टैक्स वसूल करने वालों ने फर्ज शनासी से काम लेते हुए इस इलाके में, बल्कि शायद सारे शहर में स्ट्रीट लाइट्स का ऐसा जाल बिछाया हुआ था कि अंधेरी रात में भी बेखौफ खतर होकर कहीं भी निकला जा सकता था। इस प्रोग्राम के बारे में तुमने डॉन को बताया? कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा। तुमने वक्त ही नहीं दिया, उसने आइजाना लहजा में कहा। भाग दौड़ करके मैंने बहुत मुश्किल से सारा इंतजाम किया है और मैं वैसे भी बिला वजह डॉन से बात नहीं करता। जब से वो अपने पुराने धंधे छोड़कर गोशा नशी हुआ है, खूंखार और चिड़चिड़ा हो गया है। जरा जरा सी बात पर उसे गुस्सा आने लगा है। उसने मुझे तुम्हारे हवाले किया है। तुम मेरे मास्टर हो, मैं तुम्हें हर बात बताकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता हूँ। तुमको डॉन से शिकायतें हैं? मैंने चुपती हुई आवाज में पूछा। मास्टर ये क्या कह रहे हो? वो यकायक बौखला गया। डॉन ग्रेट आदमी है, उसे किसी को कोई शिकायत नहीं है। सब दिलो जान से उसकी इज्जत करते हैं। वो गुस्से में आकर किसी को कुछ कह भी ले तो वो सब सर झुकाकर बातें सुन लेते हैं, कोई दम नहीं मारता। यह आम फैसला था, उसे उसकी खबर होना चाहिए थी। मैंने पूरी संजीदगी से कहा, डॉन इन चक्करों में नहीं पड़ता। तुम क्या कर रहे हो? इसे से कोई गर्ज नहीं होगी। तुम आसमान में शगाफ डालने चल दो तब भी उसे कोई परवाह नहीं होगी। वो नतीजे पर नजर रखता है। मेहमान को पकड़कर तुमने राजन को झुकने पर मजबूर कर दिया तो डॉन बहुत खुश होगा। आज तुम बहुत बेफिक्री से बार बार डॉन का नाम ले रहे हो। मास्टर, वक्त वक्त की बात होती है। हम गाड़ी में सफर कर रहे हैं, यहाँ कोई तीसरा वजूद नहीं है। मैंने तुमसे यही कहा था कि डॉन का नाम किसी और के कानों में नहीं पड़ना चाहिए। एक्सप्रेस वे के दोनों इतराफ में गुंजान आबादी के आसार तेजी के साथ मालूम होते जा रहे थे। कुछ देर बाद 9 आबाद इलाकों के इक्का दुक्का मकान भी पीछे रह गए और हमारी गाड़ी बैंकॉक के मुजाफाती वीराने में सफर तय करने लगी।
स्ट्रीट लाइट्स का सिलसिला बहुत पीछे रह गया था। एक्सप्रेस वे की कुशादा और हमवार सड़क गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी में दूर तक चमक रही थी। गुफ्तगू का सिलसिला बरकरार रखने के लिए मैंने लोहपुरी का जिक्र निकाल दिया। वहां पहुंचने से पहले मैं इस कस्बे के गिरदोपेश के बारे में कुछ जानना जरूरी महसूस कर रहा था। सड़क पर मुल्क के शुमाली इलाकों की तरफ माल और रसद ले जाने वाले भारी ट्रकों, टैंकरों और ट्रेलरों का काफी ट्रैफिक रवा था। चौफान गाड़ी बहुत तेज मगर करीने से चला रहा था। हम अजीबो गरीब नामों वाली कई छोटी छोटी बस्तियों के करीब से होते हुए 3 बजे के करीब एक्सप्रेस वे से नीचे उतर गए। चौफान ने रोशन डैशबोर्ड पर एक निगाह डालने के बाद मुझे बताया कि इस वक्त तक हम हिल्टन होटल से 130 किलोमीटर दूर आ चुके थे। एक्सप्रेस वे के खात्मे के बाद भी सड़क हमवार थी। इन लोगों ने अपने मुल्क में आने वाले सियाहों की सहूलत के लिए नकलो हमल के जुमला ज़राए की तामीर पर काफ़ी तवज्जो दी थी। यही वजह थी कि सियाहत से होने वाली आमदनी दिन ब दिन बढ़ रही थी। आखिरकार हम लोहपुरी पहुंच गए। कस्बे की हदूद के आगाज़ पर अंग्रेज़ी और मकामी ज़ुबान में इसके नाम की तख्ती आने वालों की रहनुमाई कर रही थी। वो कोई बड़ी आबादी नहीं थी। आबादी से मिले हुए खेतों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो ज़री इलाका था। पूरे शहर बल्कि कस्बे पर एक ख्वाबनाक खामोशी का राज था। सड़कें वीरान पड़ी हुई थी। मेरी हदायत पर चौफान ने गाड़ी का एयर कंडीशनर बंद कर दिया और मैंने खिड़की का शीशा उतार दिया। चौफान ने एक राइफल मेरी सीट के नीचे रखी हुई थी। मैंने अमेरिकी साख्त की वो वजनी राइफल हाथ में लेकर इसका मैगजीन वगैरह चेक किया और उसे दोबारा सीट के नीचे रख दिया। मास्टर, सब तैयार है, चौफान ने तबसरा किया। घोड़ा दबाते ही आग बरसना शुरू हो जाएगी। यहाँ बहुत सन्नाटा है। मालूम होता है कि कस्बे के आवारा कुत्ते भी सो गए हैं। पूरे थाईलैंड में अब आवारा कुत्ते बहुत कम रह गए हैं। वो बोला, क्या लोगों ने सब कुत्तों को पालना शुरू कर दिया? नहीं मास्टर, ये कहत और बर्बादी की एक अलमनाक कहानी है। कुत्तों की कहत को तुम अलमनाक कहानी कह रहे हो? ये तो अच्छी बात है, मैंने हर से कहा। मास्टर, यहाँ जबरदस्त कहत पड़ा था। इंसानों के खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। लोग घास और तिनके तक चुन चुन कर खा गए थे। फिर कुत्तों की बारी आ गई। लोग इन्हें भी काट कर खाने लगे। सुना है कि बाज इलाकों में कुत्ते इंसानों से डरने लगे थे। इनके पास फटकते भी नहीं थे। बस इसी जमाने से पूरे मुल्क में कुत्ते कम हैं। कोरिया के बारे में मैंने ऐसी कहानी सुनी थी, तुम नई बात बता रहे हो। मास्टर, कुदरती आफतें इसी तरह आती हैं। एक इलाका मुतासर होता है तो दूर दराज के इलाके भी महफूज नहीं रहते। मुझे कोरिया वालों के मसाइब का इल्म नहीं है। मैंने अपने लोगों के दुखों की बहुत कहानियां सुनी हुई हैं। चंद मिनट बाद चौफान ने एक मोड़ पर गाड़ी रोक थी और विंडशील्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, वो सामने रेस्ट हाउस की इमारत नजर आ रही है, हमें इसमें घुसना होगा। बाहर एक खंबे पर लगी हुई रोशनी में कदीम तज का वो 1 मंजिला रेस्ट हाउस बज़ाहिर वीरान नजर आता। जो ही मेरी नजर उसके पोर्च में खड़ी हुई सफेद लैंड क्रूजर पर पड़ी, मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। आसार बता रहे थे कि सोबराज अपने अंजाम से बेखबर इसी रेस्ट हाउस के किसी कमरे में पड़ा बेखबर सो रहा था। हमारी वो लंबी दौड़ रायगां नहीं गई थी। लैंड क्रूजर की मौजूदगी ने यह नजरिया मुस्तरद कर दिया था कि सोबराज लोहपुरी में मुख्तसर कयाम के बाद कहीं आगे निकल गया होगा।